ये आकाशवाणी है। ऊंचा पर्वत, ऊंचे लोग। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। बहादुर। कौन? ओह, कम्मू, कब आई? मैं तो कब से यहाँ खड़ी थी। तुम बांसुरी बजाने में इतने तल्लीन थे कि... कम्मू, क्या बताऊं, बांसुरी का स्वर मुझे इस कानपुर से उठाकर जैसे पंख लगाकर दार्जिलिंग की हिम शिखरों, फूलों और झरनों वाली हरी भरी ऊंची पहाड़ियों के स्वर्ग में ले जाता है। और मैं सब कुछ भूलकर... मुझे भी भूलकर? नहीं कम्मू, तुम तो मेरे मन प्राणों में बसी हो। माँ जी। कौन? आपने मुझे शायद पहचाना नहीं इस फौजी वर्दी में। मैं अनवर हूँ। अरे अनवर, तुम्हारी इस फौजी वर्दी और बड़ी बड़ी मूंछों के कारण मैं वाकई तुम्हें पहचान नहीं सकी। और फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कानपुर से इतनी दूर पश्चिमी बंगाल के इस सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर तुमसे भेंट होगी। कैसा संयोग है, एक अनजाने प्रदेश में घर का आदमी मिल गया। ये लड़की कौन है? माँ जी, ये मेरे अफसर कर्नल जॉन की लड़की मिस रसम्मा है। केरल से ये आज ही यहाँ पहुंची हैं। इन्हीं को लिवा लाने के लिए मैं यहाँ दार्जिलिंग से आया था। मेरे पास फौजी जीप तो थी, लेकिन इन्हें इस पहाड़ की खिलौना गाड़ी से दार्जिलिंग जाने का शौक है। मुझे डैडी ने लिखा था कि अगर दार्जिलिंग की ब्यूटीफुल सीनरी देखनी है तो टॉय ट्रेन में आओ। हाँ, उन्होंने ठीक ही लिखा था। मिस रसम्मा, आप हैं मेरे दोस्त अशोक की माताजी कमला देवी, कानपुर के सेठ अमोलक चंद की पत्नी। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो दार्जिलिंग ही जा रही हूँ। अकेली? हाँ, एकदम अकेली। सेठ जी? कोई 2 महीने हुए उनका देहांत। क्या, सेठ जी का देहांत हो गया? हाँ। और अशोक? लगता है कानपुर की तुम्हें कोई खबर मालूम नहीं। माँ जी, कमीशन मिलने के बाद पहले मैं नेफा में था। हाँ, पिछले 1 साल से सिक्किम की सरहद पर हूँ। कर्नल साहब कुछ बीमार थे, इसलिए उनके साथ में 2 हफ्ते हुए छुट्टी लेकर दार्जिलिंग चला आया। तो तुम्हारा मित्र अशोक सलीमा की मौत के कोई 1 हफ्ते बाद अचानक कहीं चला गया था। उसी को ढूंढने आई हूँ यहाँ। अशोक को ढूंढने? हाँ, अशोक को भी और ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है श्री चिरंजीत का लिखा हुआ ये वृत्त नाटक, ऊंचा पर्वत, ऊंचे लोग। ब्यूटीफुल कैप्टन अनवर, ऐसी ट्रेन तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ये ट्रेन सचमुच ही बच्चों का खिलौना है। गुड़ियों के घर जैसे छोटे छोटे नीले रंग के कंपार्टमेंट, नन्हा सा स्टीम इंजन और मीटर गेज से भी कम चौड़ी रेलवे लाइन एकदम सड़क पर बिछी हुई, सड़क के साथ साथ ऊपर चढ़ती हुई, घूमती हुई, लूप बनाती हुई। माँ जी, आप देख रही हैं? देख रही हूँ बेटा। कम्मू, तुमने बचपन में परियों की कहानियां पढ़ी सुनी होंगी ना? मेरा दार्जिलिंग सचमुच परियों का देश है। वहाँ एक नीले रंग की छोटी सी परी गाड़ी है। सच? हाँ हाँ, वो गाड़ी जब फूलों से सजी हरी भरी घाटियों के ऊपर से गुजरती है तो लगता है जैसे
जैसे प्रकृति सुंदरी की मखमल की हरी चोली में नीले मोतियों की माला झूल रही हो। हाय बहादुर, तुम तो एकदम कवि हो। सेठ के कारखाने का चौकीदार कवि। कम्मो, हम दार्जिलिंग का हर वासी कवि होता है, सुंदरता का प्रेमी होता है। जब तुम उस नीली गाड़ी में चढ़कर दार्जिलिंग को देखोगी तो तुम भी कवि बन जाओगी। हाय, कब आएगा वो दिन? वो दिन दूर नहीं, पहली तारीख में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। माँ जी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, यूं ही इस गाड़ी के बारे में किसी की बात। कैप्टन अनवर, इस टॉय ट्रेन में तो सिर्फ 4 ही कंपार्टमेंट है। अरे नहीं नहीं बेटी, ट्रेन का यह अगला हिस्सा जब इस लूप से निकलकर ऊपर जाएगा तो तुम्हें निचले चक्करों में इस ट्रेन के 4-4 डिब्बों के 3 और हिस्से दिखाई देंगे, अपने अपने इंजन के साथ। 16 डिब्बों वाली पूरी ट्रेन पहाड़ की घुमावदार लाइन पर एक साथ नहीं चढ़ सकती ना बाबा, इसीलिए उसे 4 इंजन लगाकर 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है। इस सारी पहाड़ी लाइन पर कोई सुरंग नहीं। कई जगह तुम देखोगी कि पहाड़ आगे आ जाने से ट्रेन रुकी, पीछे हटी और फिर आगे बढ़ी। आपकी तारीफ? अरे बाबा, मैं भी कैसा जक्की हूँ, बिना जान पहचान के ही बोलने लगा। दरअसल जब मेरे सामने दार्जिलिंग की किसी वस्तु की चर्चा छिड़ती है तो मेरी जबान मेरे वश में नहीं रहती भैया, ये अपने आप बोलने लगती है। मैं दार्जिलिंग का पुराना वासी हूँ ना। मेरा नाम अरुण कुमार घोषाल है, लेकिन लोग मुझे घोषालदा कहकर पुकारते हैं। आप तीनों से मेरी जान पहचान सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर हो गई थी। कैप्टन, तुम जब प्लेटफॉर्म पर इन बहन जी से बातें कर रहे थे तो मैं पास ही बैठा सुन रहा था, और अब हम चारों एक ही कंपार्टमेंट में बैठकर दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो घोषालदा, आप दार्जिलिंग के पुराने वासी हैं? हाँ, 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार दार्जिलिंग में रह रहा है। सन 1835 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग के उजाड़ इलाके को आकर बसाया था तो मेरे बाबा यहाँ के एक अंग्रेज इंजीनियर के दफ्तर में क्लार्क के रूप में आए थे। कैप्टन, ये तो तुमने सुना या पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज औरत मर्द बंगाल के मैदानी इलाके, विशेषकर कोलकाता की उमस भरी गर्मी से बहुत ही परेशान थे। वे अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कोई ऐसा स्थान चाहते थे जो इंग्लैंड की तरह ठंडा हो। उन्हें जब बर्फीली पहाड़ियों वाला ये दार्जिलिंग का इलाका सन 1835 में मिल गया तो उन्होंने इसे सैनिटोरियम का रूप दिया। साथ ही सामरिक दृष्टि से इस इलाके का महत्व देखकर यहां अपना एक फौजी अड्डा भी बनाया। जैसा कि तुम जानते ही हो, दार्जिलिंग का ये जिला पश्चिम, उत्तर और पूर्व 3 ओर से क्रमशः नेपाल, सिक्किम और भूटान से घिरा हुआ है। इनके आगे है तिब्बत और चीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इस इलाके की पहाड़ियों को काटकर मिलिट्री रोड बनाई और फिर उसी रोड पर रेल की लाइन बिछाई। सन 1880-81 में कोई 52 मील की ये रेलवे लाइन सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक पहुंच गई थी। तब इसका नाम था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और अब तो सभी इसे टॉय ट्रेन कहते हैं। खिलौना गाड़ी। माय गॉड, रेन! बारिश? नए लोगों के साथ ये खिलौना गाड़ी खूब मजाक करती है। कभी लूप बनाकर चमत्कृत करती है और कभी झरनों की बौछार से बारिश का भ्रम पैदा करती है। तो क्या ये बारिश नहीं थी? नहीं बेटा नहीं, अभी अभी ये गाड़ी झरने के पास से गुजर रही थी। उसी की बौछार खिड़की से अंदर आ गई और तुम समझी कि बारिश आ गई। वैसे इस इलाके में किसी भी समय बारिश आ सकती है। जरा नीचे वो घाटी में देखो, ढेरों धुनी हुई रुई फैली हुई है ना, है? यही बादल हैं जो ऊपर उठकर कभी भी बरस सकते हैं। और अब इस गाड़ी का एक और चमत्कार देखो। ये घूम कर पहाड़ की दूसरी ओर जा रही है। अरे वाह, एकदम नजारा बदल गया। सुनहली धूप और रंगों की चकाचौंध। वंडरफुल।
कैसी खूबसूरत सी नदी है। दूर नीले आकाश के बैकग्राउंड पर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ओह, नीचे गोल्डन धूप में चमकती हुई हरी मखमली सी घाटी में फ्लावर गार्डन, जैसे रंग बिरंगे फूलों वाला हरा गालीचा बिछा हो। और वे रेड रूबीज जैसे छोटे छोटे लाल मकान। माँ जी देख रही हैं आप, ऐसे नज़ारे मैदानी इलाकों में भला कहाँ मिलेंगे? ठीक कहते हो बेटा, मैदानी इलाकों के इंसान ने प्रकृति को जैसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद फिर दृश्य बदलेगा। सच बात तो यह है बाबा कि दार्जिलिंग के इस इलाके में प्रकृति सुंदरी पल पल नया रूप बदलकर दर्शकों का मन लुभाती है। लो, सीनरी फिर बदल गई। घाटी में मीलों तक सिर्फ हरा रंग ही दिखाई दे रहा है। ये चाय का बाग है बेटा। यू मीन टी गार्डन? आई मीन टी गार्डन, जिसे टी एस्टेट भी कहते हैं। हाँ? पूरे दार्जिलिंग जिले में ऐसे कुछ 70 टी एस्टेट हैं जिनमें वो चाय पैदा होती है जो दार्जिलिंग टी के नाम से दुनिया भर में अपने खास फ्लेवर यानी स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। विदेशों में 100-125 रुपए किलो के हिसाब से बिककर ये चाय भारत को कोई 12 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज दिलाती है। शायद इसीलिए चाय को ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना कहा जाता है। हाँ हाँ कैप्टन, ये हरा सोना भी इस इलाके में अंग्रेज ही लाए थे। 1835 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग को सेनेटोरियम के रूप में बसाया तो उसके साथ ही यहाँ की जलवायु के अनुकूल पाकर यहाँ चाय की खेती की योजना भी बनाई। जंगल साफ किए गए, बाहर से अच्छी किस्म के चाय के बीज और पौधे मंगवाए गए और नेपाल से भारी संख्या में मजदूर बुलाए गए। ये सुनकर कि चाय के पौधे के नीचे पैसा पलता है, नेपाल से मजदूरों के परिवार चाय बागान में आकर बस गए और आज कई पीढ़ियों से उन्हीं के वंशज इन चाय बागान में कोई 50-60 हजार की संख्या में काम कर रहे हैं। ओह मेरी कम्मो, मेरी कमला, मेरी कमला रानी। एकाएक किस सोच में पड़ गई? सुनो बहादुर, दार्जिलिंग जाकर क्या काम धंधा करोगे? तुम चिंता न करो कम्मो, दार्जिलिंग में काम धंधा को कमी नहीं। एक बहुत बड़े टी स्टेट में मेरो मामा मजदूरों का सरदार है, वो मुझे फौरन काम पर लगा देगा। पर तुम तो फौज में रह चुके हो, पढ़े लिखे हो, चाय के बाग में मजदूरी करोगे? अरे वो मजदूरी इस कारखाने की चौकीदारी से कहीं अच्छी है। सच कहूँ मैं तो तुम्हारी खातिर यहाँ रुका हूँ। छोड़ा, परसों महीने की 1 तारीख है, तनख्वाह मिलते ही हम दोनों यहाँ से। बहादुर, अगर तुम बापू से बात करो तो शायद वो मान जाए। अरे तुम्हारा बाप है शेठ का कारिंदा, गरीब शही, लेकिन वो गोरखे चौकीदार से अपनी बेटी की शादी कभी मंजूर नहीं करेगा। यहाँ से भागकर हमारी शादी दार्जिलिंग में ही होगी। क्यों, अगर मन डावाडोल है तो? नहीं, मैं तो तन मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। पता नहीं क्या जादू किया है तुमने मुझ पर। जादू मैंने किया है या तुमने? खुकुरी चलाने वाला अब बांसुरी बजाता है। माँ जी, क्या बात है बेटा? आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है, जरा सफर की थकान। आपने इतनी देर से कुछ खाया पिया भी तो नहीं? कैप्टन, स्टेशन आने वाला है, इन्हें चाय पिला देना। हाँ, पिला दूंगा। माँ जी, आपको मालूम है अशोक कहाँ मिलेगा? अभी तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं जानती हूँ वो इसी इलाके में मिलेगा। बहन, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। सिलीगुड़ी के स्टेशन पर कैप्टन अनवर से अपने खोए हुए बेटे के बारे में आप जो बातें कर रही थी ना, वो कुछ हमने भी सुनी थी। दार्जिलिंग के ज़िले के 4 सब डिवीज़न हैं बहन। सिलीगुड़ी को छोड़कर बाकी 3, कर्सियोंग, कालिम्पोंग और सदर दार्जिलिंग
पहाड़ी सब डिवीजन है जो मीलों, पहाड़ियों, घाटियों और नदियों में फैले हुए हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ बाबा, बिना अते पते के किसी को यहाँ ढूंढना बहुत कठिन है। घोषालदा, देखिए, ये ट्रेन अब बिल्कुल इस गांव की गली में से गुजर रही है। बाहर हाथ निकालकर मैं मकानों की दीवारें छू सकती हूँ। और ये घर कितने सुंदर और नीट क्लीन है। हर घर में फ्लावर गार्डन है। अधिकतर ये नेपालियों के घर है रोसम्मा। यहाँ के लोगों का सौंदर्य प्रेम मशहूर है। ये घर को फूलों से सजाते संवारते तो हैं ही, अपने आप को भी सजाने का इन्हें बड़ा शौक है। बेटी, तुमने देखा होगा कि यहाँ की स्त्रियों का जो रूप रंग है, जो पहनावा है, जो साज श्रृंगार है, वो दिल्ली और बंबई की आम स्त्रियों को शायद ही नसीब हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट घोषालदा। दार्जिलिंग को लोग क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। मैं कहूँगी कि दार्जिलिंग ब्यूटी क्वीन है। अरे, ये ट्रेन तो एकदम बाजार में पहुँच गई। ओह, यही क्या स्टेशन भी है? माँ जी, मैं अभी चाय लेकर आया। मिस सुषमा, आप भी चाय पियेंगी ना? Why not? हमारे साथ घोषालदा भी पियेंगे। व्हाई नॉट? मैं अभी लाया। घोषालदा, ये बाजा कैसा बज रहा है? उधर देखो रोसम्मा, सामने वाले उस नेपाली घर में विवाह की धूम मची है। बाजा भी बज रहा है और विवाह के गीत भी गूंज रहे हैं। माँ, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन बूढ़े अमोलक चंद से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अरे, अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल कर। तू मर जाएगी तो तेरी बड़ी बहन की शादी का कर्ज कैसे उतरेगा? गिरवी रखा हुआ मकान कैसे छूटेगा? तेरी छोटी बहन की तो माँ, तुम लोग अपने कर्ज उतारने के लिए मुझे बेच रहे हो? क्या बकती है तू? अरे, अपने भाग्य को सराह कि गरीब की बेटी होकर लखपति के घर जा रही है, कारखाने के मालिक के घर में रानी बनकर जा रही है। उसकी 2 रानियां तो पहले ही घर में बैठी हैं। अरे, वो सब तो निपुती हैं। सेठ अमोलक चंद को बेटा चाहिए, जायदाद का वारिस चाहिए। और बेटा, तेरी जन्म कुंडली में पुत्र का योग है, इसीलिए सेठ ने हमारे सामने झोली फैलाकर तुझे मांगा है। और बेटा, तेरा बाप उसका कारिंदा है, नौकर मालिक की मांग कैसे ठुकरा सकता है भला? लेकिन माँ, जरा सोचो तो, अमोलक चंद उम्र में बापू से भी बड़ा है। 50-55 साल का बूढ़ा खूसट दमे का रोगी, और मैं। अरे, वो नहीं, नहीं माँ, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। अपने हाथों से मेरा गला घोट दो, लेकिन। अरे, क्या करती है बेटा? अगर तूने सेठ से शादी ना की तो वो हम सबका गला घोट देगा। वो तेरे बाप को निकाल बाहर करेगा और हम सब सड़क पर भूखों मरेंगे। बेटी, हम सब पर तरस खा। और माँ जी, चाय ले लीजिए। अच्छा अच्छा, चाय। माँ जी, जल्दी पी लीजिए, गाड़ी चलने वाली है। अरे वाह, म्यूजिक के साथ डांस भी। घोषालदा, आई लाइक दिस नेपालीज, यू नो। कौन इन्हें पसंद नहीं करेगा बेटी? ये लोग जितने सौंदर्य प्रेमी हैं, उतने ही नृत्य, संगीत और उत्सव प्रेमी हैं। इनके नृत्य, संगीत और उत्सव का असली आनंद तो इनके 2 बड़े त्योहारों टीका और दिवाली पर देखने को मिलता है। टीके का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ ये दशहरे अर्थात विजयदशमी के दिन मनाते हैं। नेपाली कहीं भी हो बेटी, वो अपने बड़े बूढ़ों से टीका लगवाने के लिए जरूर अपने घर पहुंचता है। घर घर में स्नेह मिलन पर खूब खाना पीना और नाच गाना होता है। यहाँ दशहरे पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। राम रावण युद्ध के बजाय यहाँ भगवान राम द्वारा की गई
शक्ति पूजा को महत्व दिया जाता है। टीका त्योहार से एक दिन पहले अर्थात नवमी के दिन घर बाहर सब जगह मार उत्सव मनाया जाता है, जब बकरा भैंसा आदि पशुओं की बलि द्वारा शक्ति पूजा संपन्न की जाती है। क्या कहा कम्मो? तुम्हारी शादी सेठ अमोलकचंद से हो रही है? तो तुम अब तक मुझसे झूठ मूठ प्यार का नाटक कर रही थी। ऐसा छल, ऐसा धोखा? नहीं नहीं, मेरी आंखों के सामने तुम उस बूढ़े खुशर से शादी नहीं कर सकती। अब तक तुमने मेरी बांसुरी की तान सुनी थी, अब तुम मेरी खोखुरी की तेज धार देखोगी। मैं तुम्हारा और उस बूढ़े खुशर का खून कर दूंगा। हाँ, मेरा खून कर दो बहादुर। मैं तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ। चलाओ अपनी कुकरी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। चलाओ। नहीं, मैं औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। हम गोरखा लोग औरत को देवी मानते हैं, पर कम्मो तुमने ठीक नहीं किया। मेरी मजबूरी नहीं जानते तुम? अपने माँ बाप और भाई बहनों की खातिर मुझे इस विवाह की बलि वेदी पर चढ़ना पड़ता है। अरे बलि वेदी पर तो मैं चढ़ा हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने फौज की नौकरी छोड़ी, सेठ अमोलकचंद के इस कारखाने में चौकीदारी की। मुझे क्या मालूम था कि तुम दौलत पर मेरे सच्चे प्यार की बलि चढ़ा दोगी। बहादुर, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। बहादुर, विश्वास करो, मैं सच्चे मन से अब भी तुम्हें प्यार करती हूँ। मरते दम तक प्यार करती रहूंगी। रात को शादी है, इस समय मैं चोरी चोरी तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी ये काया तुम्हारे चरणों में समर्पित है। बहादुर, बिछुड़ने से पहले। कम्मो, माँ जी, आप? मेरी तबीयत कुछ। आप जरा लेट जाइए। घबराने की कोई बात नहीं है। पहाड़ की ऊंचाई पर पहले पहल कुछ लोगों को कभी कभी चक्कर आने लगते हैं। करसियोंग आने वाला है, इसका मतलब है कि हम समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। बहन, आप जरा लेट जाइए। ठहरिए, ये गोली मुंह में डाल के चूसी, तबीयत संभल जाएगी। हाँ तो मिस रोसम्मा, ये नेपाली लोग आनंद प्रिय होने के साथ बेहद मेहनती और शक्ति के सच्चे पुजारी हैं, वीर योद्धा हैं। भारतीय सेना के वीर गोरखे नेपाली ही तो हैं बाबा। नेपालियों के 3 मुख्य पेशे हैं, खेती बाड़ी, चाय बागान में मजदूरी और फौज की नौकरी। अरे घोषालदा, मैदान के लोग तो हर नेपाली को गोरखा सिपाही मानते हैं। भारत के गोरखा पलटनों ने लड़ाई के हर मोर्चे पर हमेशा अपनी बहादुरी के लिए नाम कमाया है, दुनिया भर में नाम कमाया। घोषालदा, यहाँ के सब नेपाली हिंदू हैं? अधिकतर नेपाली हिंदू हैं, लेकिन तमांग आदि कबीलों के लोग बुद्ध मत के अनुयायी हैं। और सुनो रोसम्मा, माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर दुनिया भर में नाम कमाने वाले नेपाली शेरपा वीर भी बौद्ध हैं। दार्जिलिंग में तुम्हें शेरपाओं के अलावा लेपचा, फूटिया, तिब्बती, सिक्किमी आदि बहुत से लामा शाखा के बौद्ध मिलेंगे। मुझे तो यहाँ आकर ऐसे लगा जैसे दार्जिलिंग भारत के तमाम कल्चरों, धर्मों और मजहबों का संगम है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कैप्टन, बिल्कुल ठीक कहा। जिस भावात्मक एकता के बारे में मैदानों के लोग सिर्फ नारे लगाते हैं ना, उसका सच्चा स्वरूप यहाँ दार्जिलिंग में ही मिलेगा। लगता है करसियोंग स्टेशन आने वाला है। इस करसियोंग को ही ले लो। यहाँ नेपालियों के साथ घुल मिलकर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए हुए व्यापारी, हिंदू और मुसलमान काफी संख्या में रहते हैं। इसके साथ ही भारत भर में प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूलों और पादरियों को प्रशिक्षण देने वाले सेंट मेरीज कॉलेज के कारण ये ईसाई संस्कृति का भी बहुत बड़ा केंद्र है। भैया, सेंट मेरीज कॉलेज यहाँ करसियोंग में ही है?
हाँ बहन, ईसाई धर्म की दृष्टि से वो बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्थान है। जो पादरी बनना चाहते हैं उन्हें वही ट्रेनिंग दी जाती है ना? हाँ बहन। बेटा अनवर, मैं कर्सियोंग में ही उतर रही हूँ। लेकिन माँ जी, आप तो दार्जिलिंग में कल शाम को पहुँचूंगी। बहन, कर्सियोंग में आप किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानती भैया। अभी अभी मन में आया कि यहाँ पादरियों की ट्रेनिंग का कॉलेज देख लूं। लेकिन उस कॉलेज में औरतों का प्रवेश निषिद्ध है। कोई बात नहीं, बाहर से पूछताछ तो की जा सकती है। आपका ख्याल है कि आपका बेटा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी तो मैं कर्सियोंग में रुकना चाहती हूँ। माँ जी, आप अकेली? अरे बेटा, कानपुर से मैं अकेली ही तो चली थी। तुम अगर सिलीगुड़ी के स्टेशन पर अचानक संयोगवश न मिल जाते तो ये सफर भी अकेली ही करती। फिर भी कर्सियोंग जैसी नई अनजानी जगह में। लिसन कैप्टन अनवर, आप भी इनके साथ कर्सियोंग में उतर जाइए। कल शाम को इनके साथ दार्जिलिंग पहुंच जाइए। नहीं, आप अकेली दार्जिलिंग कैसे जा सकती हैं? मैं अकेली कहाँ हूँ, घोषालदा इज विद मी। ये मुझे उस होटल में पहुंचा देंगे जहाँ डैडी ठहरे हुए हैं। क्यों घोषालदा? हाँ, लेकिन होटल का पता ठिकाना तो तुम्हारे पास है ना बेटी? हाँ है। लेकिन कर्नल साहब मुझ पर नाराज होंगे। वे नाराज नहीं होंगे, मैं उन्हें सब समझा दूंगी। आप माता जी के साथ कर्सियोंग में रुक जाइए। बहन, आप दार्जिलिंग कल शाम को पहुंचेंगी? फिलहाल तो यही इरादा है। दार्जिलिंग में आपकी कोई जान पहचान? कोई ध्यान में तो नहीं, लेकिन तो मेरी एक प्रार्थना है बहन कि कल आप सीधे मेरे रैन बसेरे में आइए। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने बाहर से सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानियों के लिए एक छोटा सा रैन बसेरा खोल रखा है। उसे आप छोटा मोटा होटल भी कह सकती हैं। वहाँ आपको अपने घर जैसा सुख मिलेगा। मैं आपके घर जरूर आऊंगी। रात ठहरने का सवाल अरे बाबा, जब आप आएंगी तो वो भी देखा जाएगा। खैर, मुझे लगा कि आपको कर्सियोंग के सेंट मैरीज कॉलेज में कुछ दिलचस्पी है। बहन, इसकी स्थापना आज से कोई 81 वर्ष पूर्व भारत और सीलोन के पादरियों के प्रशिक्षण के लिए हुई थी। अगर आप अंदर जा सकती तो वहाँ एक बात से आप बहुत ही प्रभावित होती। वहाँ आपको ईसाई धर्म की शिक्षा, पूजा, उपासना, प्रार्थना और अलंकरण का एकदम भारतीय स्वरूप मिलेगा। अरे और तो और बाबा, मदर सेंट मेरी को आप भारतीय साड़ी में देखेंगे। ऊंचा पर्वत ऊंचे लोग। अभी आपने ये वृत्त नाटक सुना। लेखक और निर्देशक थे श्री चिरंजीत, सहायक सर्वश्री शिव कुमार राय और गुरुनाथ। ध्वनि संयोजन नरेश कुमार और गोपाल सक्सेना ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है: श्रीमती वीणा होरा, श्री दीनानाथ सुत्शी, श्रीमती सरोज भार्गव, श्री अनिल सहगल, श्री सुधीर आहूजा, कुमारी ललिता कृष्णमूर्ति, श्री ओम शिवपुरी। ये नाटक आकाशवाणी कर्सियोंग के सहयोग से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।
कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।